हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 1 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट सरकार ने रिड्यूस करती है। ठीक है, जिसमें पीपीएफ जो अकाउंट आप खुलवाते हो या जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर अब जो इंटरेस्ट रेट अब मिलेगी वो हो गई 6.4%। इसी तरीके से और अलग अलग जो स्कीम्स चलती हैं उन पर भी रिडक्शन देखने को मिला है, जिसमें 1 ईयर टर्म डिपॉजिट भी होता है, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट भी होता है, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी होती हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको पीपीएफ हम बोलते हैं वो स्कीम भी चल रही है, किसान विकास पत्र। ये सारी स्कीम्स पर जो इंटरेस्ट रेट जो मिलती है ना इन्वेस्टमेंट के बाद में, वो उसमें इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन देखा गया है, मतलब किया गया है। और जून तक ये सरकार कंटिन्यू रखेगी, 1 अप्रैल से 30 जून तक। तो बेसिकली हमारे लिए ये इंटरेस्ट रेट तो याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, इन स्कीम्स के बारे में आपने को पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं जूम कर चुका हूँ, ये आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में पूरी डिटेल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट करो और लिखो। ठीक है, इसके अलावा दूसरी न्यूज़ देखें। दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि कोविड केसेस तो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जो वेव आ गई नई, बट जो तीसरा राउंड है ना वैक्सीनेशन का, वो आज से स्टार्ट हो गया है और जिसमें हमें पता है कि 45 साल से ज़्यादा के जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको ये वैक्सीनेशन मिलेगी। ओके, और ये देखो लोकल लॉकडाउन्स भी लगने शुरू हो गए हैं सेकंड वेव के चलते, और इकोनॉमिक रिकवरी पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर रहेगा। तो बेसिकली ये टेम्परेरी केवल इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, काम का कुछ है नहीं एग्ज़ाम के लिए। ये वाला आर्टिकल, एंडिंग ट्रेड बैन, पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंडिया से कॉटन और शुगर इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली इस आर्टिकल के साथ में हम एक्सप्लेन्ड पेज पर भी पाकिस्तान का ये जो ट्रेड पर बैन लगाया हुआ है ना, 5 अगस्त 2019 का जो इंडियन पार्लियामेंट ने का जो कदम था, जिसमें ये कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस रिवोक कर लिया गया था, तो उसके चलते पाकिस्तान ने इंडिया के साथ में ट्रेड पर बैन लगा दिया और ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो ट्रेड होना शुरू हो गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो अभी ये बैन हटाना कितना इम्पोर्टेंट है और किस लेवल पर ट्रेड कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान 2018-19 की, वो डेटा भी हम जानेंगे। और साथ में अभी इसके क्या मायने हैं, पाकिस्तान पर क्या दबाव बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी फरवरी 25-26 के लगभग तो सीज़ फायर एग्रीमेंट को स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेंस में लेके आने की बात की जा रही है। फिर ये अब धीरे धीरे अफ़गानिस्तान की जो पीस प्रोसेस चल रही है उसकी साइडलाइन पे मीटिंग करना, और अब ये ट्रेड जो बैन है इसको रिमूव करना। तो ये पूरे मुद्दे को हम जानेंगे दोनों आर्टिकल्स को एक साथ मिक्स करके, राइट। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रंट पेज पे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि अब की बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी 2-3 दिन पहले इतनी गजब की गर्मी पड़ी है कि हीट वेव अब जल्दी ही आ जाएगी, और अब की बार समर्स में टेम्परेचर जो रहेगा ना वो 0.3 से 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाएगा। आप देखोगे अभी जो वेंसडे गया है ना पिछले वीक में, उसमें उड़ीसा में लगभग 44.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है भुवनेश्वर में, सबसे ज़्यादा हॉट। अभी मार्च एंड ही हुआ है, इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ मुद्दे आएंगे, कुछ केसेस हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है, वो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ BRO पर्सनल की डेथ हो गई एवलांच की वजह से। एवलांच का मतलब होता है कि बर्फ़ का या स्नो का अचानक से टूट करके अपनी जगह से शिफ्ट हो जाना, तो उसकी वजह से वो नीचे दब गए और दबने की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के बारे में। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल आप कलेक्ट करो। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। इसका काम क्या है? रोड कंस्ट्रक्शन करना। ये इंडिया के अलावा इंडिया के साथ में जितने भी दूसरे कंट्रीज़ जिनके फ्रेंडली रिलेशंस हैं वहाँ पर जा कर के भी रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि भूटान हो गया या फिर नेपाल हो गया, यहाँ पर भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है BRO के द्वारा। ठीक है, तो कुछ और डिटेल्स आप कलेक्ट करो BRO के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ खास ना था नहीं, बट ये इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये न्यूज़ यहाँ पर हमने देखी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बेस पे अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है
कि यूके की तरफ से सिग्नल आया है, G7 जो मिनिस्टर्स हैं, G7 के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग के टाइम पे तो यूके की ट्रेड मिनिस्टर है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि टाइम आ चुका है कि अब चाइना के अगेंस्ट में कुछ कदम उठाए जाएं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में आज आप देखोगे तो इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी एक कह सकते हैं ना कि बैलेंस जो बना था या फिर जो भी आउटकम निकल के आया था, उस टाइम पर चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी की 10% हुआ करती थी, जो कि आज राइज होकर के यूएसए से compete कर रही है। दूसरा, चाइना की जो यूनिलैटरल जहां पर भी टेरिटोरियल एग्रेशन देखने को मिल रही है, उन चीज़ों को लेकर के भी यूके कहीं ना कहीं अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहा है कि हमें हमारी जो रेलेवेंस है उसको बनाए रखने के लिए चाइना के अगेंस्ट में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यूके की तरफ से ये जो हांगकांग है ना, HK, जहाँ पर चाइना की डोमिनेंस है अभी, तो वहाँ के लोगों को वीज़ा भी दिया जाता है, क्योंकि हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी डिमांड होती रहती है, जबकि चाइना है एक कम्युनिस्ट कंट्री। तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट में जाकर के इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, किसके, यूके और चाइना, इनके बीच में एक ये और राइवलरी अभी चल रही है। तो इसके चलते ये G7 को लेकर के ये पूरी बात आई है। तो बेसिकली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि आप G7 ग्रुप के बारे में पूरी डिटेल गेन करोगे, ठीक है, और जो न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर देख ली। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने बोलो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब पुराना हो गया, कोई नया प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ये भी इन्होंने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। इकोनॉमी पेज पे न्यूज़ की बात करें तो सेंसेक्स राइज हुआ है, क्योंकि FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो अभी फिर से राइज होना शुरू हो गया है, इसके चलते। तो इसमें शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, बिल्कुल भी काम की नहीं है, डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को एक क्लियर किया है, सिग्नेचर दे दिए अपने, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशंस या फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ाया जा सके। तो बेसिकली ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस बनाने के लिए काम किया जाएगा, जिसमें जो भी फूड, वेजिटेबल हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, या कोई भी कुकिंग से बेस्ड जो भी एक तरीके से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइट, तो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकें। अगर अभी हम देखें तो एग्री बेस्ड एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से 3 लाख करोड़ रुपए का होता है। टारगेट ये है कि 6 लाख करोड़ रुपए का हम एग्री बेस्ड एक्सपोर्ट को अचीव कर पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनाने हैं ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में, कि इंडिया के प्रोडक्ट्स जो हैं, इंडिया के ब्रांड जो हैं वो वर्ल्ड फेमस बने। इसके लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें काम किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग पे फोकस्ड। ठीक है, तो ये ही मेन चीज़ थी, बाकी चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं, कुछ नया है नहीं। तो जो काम था वो हमने देख लिया, डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा इधर वाली न्यूज़ आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने 14,500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज़ करने की बात कही है 4 गवर्नमेंट बैंक्स में। स्टेट रन बैंक का मतलब होता है सरकारी बैंक। जो 4 बैंक हैं उनके नाम देख लो आप, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। इनमें टोटल 14,500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगी सरकार। अच्छा, ये इन्फ्यूज़ जो होगा, पैसा जो आएगा वो लाया कहाँ से जाएगा, उसके लिए देखो बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे, जो कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड होंगे और नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड होंगे। मतलब बॉन्ड रिलीज हो गए तो उस पर जो फेस वैल्यू होगी उसके कंपैरिजन में सस्ते में बेचे जाएंगे, पैसा आएगा और उस पैसे को फिर बाद में दे दिया जाएगा किसको, इन बैंकों को, 4 बैंकों में बांट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे मैच्योरिटी हो जाएगी इन बॉन्ड्स की, वो जो जिस बंदे ने ये बॉन्ड खरीदा था वो सरकार को वापस बॉन्ड देगा और सरकार उसकी जो फेस वैल्यू थी उस फेस वैल्यू को पे कर देगी। तो ऐसे करके इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, बट वो शुरुआती जो फेस वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू दोनों में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे बॉन्ड्स में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये बॉन्ड होंगे नॉन ट्रांसफरेबल। इसका मतलब हो गया कि इन बॉन्ड्स को अगर कोई एक इंडिविजुअल ए खरीद लेता है तो वो बी को बेचेगा नहीं, वो पैसा निकालने के लिए ए जो है वो जिस बैंक का ये बॉन्ड है उसी बैंक को देगा।
मतलब किसी दूसरे को वो बॉन्ड दे नहीं सकता। अच्छा, इसका टारगेट क्या है सरकार का ये करने का? तो जो आरबीआई का जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है ना, उससे इन बैंक्स को बाहर निकालना, ये है मेन टारगेट। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, देख लिया जो काम का था। बाकी यहाँ पर एक और न्यूज़ है जिसमें जो हमने कल देखी थी ना, कि जो भी क्रेडिट कार्ड से जो ऑटोमेटिकली ई मैंडेट्स है, जो रिकरिंग पेमेंट्स होती हैं कि हाँ 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आपने कहीं ले रखा है तो अपने आप ही पैसे कट जाते हैं, तो वो काम अब से क्या होगा कि अभी 6 महीने तक एक्सटेंडेड कर दिया, क्योंकि आपके पास भी शायद मैसेज आया हो अगर आपके बैंक अकाउंट हो कि भाई आपके जो कोई भी ऑटो पेमेंट का कोई अभी मोड इनेबल्ड है तो वो डिसेबल कर दिया गया है, बट बेसिकली उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए। अभी एक तो एक्सटेंशन दे दिया आधार को पैन कार्ड से ज्वाइन करने के लिए, एक दे दिया जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 6 महीने के लिए, और इसी तरीके से सितंबर 30 तक ECLGS इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब ECLGS क्या है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब आपके लिए टास्क आ गया है कि आप इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में रीड आउट करो, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया है, एक्सटेंशन मिला है। और इसके अलावा ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 8 कोर सेक्टर है ना, उनकी आउटकम में फरवरी में डिक्लाइन देखा गया है। तो फरवरी मंथ का तो मार्च में भी चेंज हो गया, मार्च के अप्रैल में चेंज होगा। तो बेसिकली हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन कौन से 8 कोर सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, तो उनके नाम आप एक बार सुन लो। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये सारे के सारों ने नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर, मतलब नेगेटिव आउटपुट रजिस्टर किया है, नेगेटिव ग्रोथ रजिस्टर की है फरवरी में, और वो रेट रही कितनी? 4.4%। तो कोर सेक्टर कौन से होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, वो हमने देख लिए। बाकी और कोई भी काम का आर्टिकल नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। तो अब देखते हैं जो आर्टिकल हमारे जो मेन है उनको डिटेल में। इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो देखो, हीट वेव की कंडीशन नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में डेवलप हो चुकी है, और अब की बार समर्स हैं वो और भी ज़्यादा गर्म होने वाली है, ये बात कही है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर हीट वेव का एक्सपीरियंस होना भी शुरू हो चुका है। और आप देखोगे जो सीजनल आउटलुक फॉर टेम्परेचर ओवर इंडिया, ये अप्रैल से जून तक की जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की जाती है किसके द्वारा? IMD के द्वारा। तो एक तो आप ये नाम लिखो कि सीजनल आउटलुक फॉर टेम्परेचर ओवर इंडिया, ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ करता है IMD। ठीक है, देखा क्या गया है कि राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन वाले रीजन में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में अप्रैल टू जून, इसमें 0.3 से 0.62 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखोगे जो ला नीना की कंडीशन बनी हुई है, अब वो भी धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है। ला नीना बेसिकली एक ओशन फिनोमेना होता है जो कि पैसिफिक ओशियन में जो वाटर होता है ना, सरफेस वाटर, इक्वेटर के आसपास में, उस इक्वेटर के आसपास में सरफेस वाटर के टेम्परेचर से एसोसिएटेड होता है। अगर साउथ अमेरिका के कोस्ट की बात करें, आपने अगर मैप देखा हो तो इस तरीके से साउथ अमेरिकन कोस्ट बनती है। चलो एक बार मैं बना देता हूँ, उसमें सीधा मैप पे देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर है 2 इमेजेस, मतलब एक इमेज में 2 पार्ट्स हैं। तो ये होती है ला नीना की कंडीशन, जब ये देखो यहाँ पर है साउथ अमेरिका। ठीक है, ये साउथ अमेरिका की जो पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशियन है, इधर भी आप देख सकते हो ये पैसिफिक ओशियन है, सेम ही है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना आप, राइट। इसके अलावा आप देखोगे कि इक्वेटर से जो ये गर्म पानी है वो उसका इधर आना, और इधर से ये पेरुवियन करंट का इधर जाना। अगर यहाँ पर ये पेरुवियन करंट जो कि ठंडी जलधारा है या फिर कोल्ड वाटर स्ट्रीम है, वो अगर प्रिवेल करती है, वो अगर पावरफुल रहती है, इधर से ये जो गर्म पानी आ रहा है उसके कंपैरिजन में, तब तो होता है देखो ला नीना की कंडीशन। अब इसका रिवर्स अगर हो जाए ना, कि अगर ये जो इक्वेटर वाला जो पानी है गर्म, उसकी प्रेवलेंस हो जाए एज कंपेयर टू पेरुवियन करंट, क्योंकि पेरुवियन करंट अगर वीक हो जाती है और इक्वेटर वाला जो पानी है वो प्रेवलेंट हो जाए, तो यहाँ पर कोस्टल रीजन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इस कंडीशन को बोल देते हैं अल नीनो। ठीक है, तो बेसिकली ला नीना जो होता है वो इंडियन क्लाइमेट के लिए फेवरेबल होता है हमारे लिए।
और अल नीनो जो होता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आता है। ये ओवरऑल जो ग्लोबल एयर सर्कुलेशन होता है ना, उस पर पूरा असर दिखाई देता है इसका, ला नीना का और अल नीनो का। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी ला नीना की कंडीशन अभी प्रेवेलेंट थी, तो वो क्या अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। अब अगर ला नीना की कंडीशन डिक्लाइन करेगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर राइज होने का स्कोप रहता है। तो यही वजह यहाँ पर बताई जा रही है आईएमडी के द्वारा। अब हमारा मेन मुद्दा रह गया वो ये कि पाकिस्तान ने क्यों लिफ्ट किए हैं ये बैन्स, क्योंकि इंडिया से जो भी इंपोर्ट की जा रही थी पाकिस्तान में चीज़ें, उनमें मेन थी शुगर और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन की रिक्वायरमेंट। तो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, तो पहले तो देखो हम बैकग्राउंड को जानते हैं। देखो पाकिस्तान ने वेंसडे को डिसाइड किया है कि पिछले 2 सालों से जो इंडिया से आने वाले कॉटन और शुगर पे जो बैन लगाया हुआ था उसको लिफ्ट किया जाए। तो बेसिकली हम देख लेते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड जब बैन हुआ था उसके पहले क्या परिस्थिति थी। देखो बैन कब हुआ था वो तो आपको मैं बता चुका हूं कि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे रहा था उसको इनएक्टिवेट कर दिया था, उसको एक बार रोक दिया था। तो उसके चलते पाकिस्तान नाराज़ हो गया। नाराज़ तो क्या बोला कि ये इल्लीगल कदम था, तो उस वजह से बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि एक तरीके से हम इंडिया से आने वाली चीज़ों पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं करेंगे। हाँ, फिर भी कुछ ट्रेड चलता रहा पर ज़्यादातर चीज़ों पे बैन लगा दिया गया। तो 2018-19 तक अगर देखें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता था लगभग $2.07 बिलियन का माल। ओके, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से हम इंपोर्ट किया करते थे $494.87 मिलियन का। तो ये डेटा मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, बाकी चीज़ों पे हम माइनर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, कितना चेंज हुआ, क्या फ्लक्चुएशन हुआ। पॉइंट हमारा ये है कि बैन लगने से पहले 5 अगस्त 2019 से पहले क्या ट्रेड था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया तो एक्सपोर्ट करता था $2.07 बिलियन का के माल का, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से इंपोर्ट कितना करते थे, $494.87 मिलियन का। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि इंडिया जो है वो सरप्लस में था बायलैटरल ट्रेड्स की अगर बात की जाए तो। अब अगर प्रोडक्ट्स की बात करें कि कौन से प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते थे और कौन से प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट करते थे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो पाकिस्तान देखो कॉटन इंपोर्ट किया करता था हमसे, शुगर इंपोर्ट किया करता था, ठीक है। साथ में इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो भी हम एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को। इसके अलावा प्लास्टिक या फिर जो डाइंग एक्सट्रैक्ट्स हैं या टैनिंग है, कलरिंग जो होती है, कलर्स हैं वो एक्सपोर्ट करते थे। न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड इक्विपमेंट, बॉयलर हो गए, मशीनरी हो गई, मैकेनिकल अप्लायंसेस, ये एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से। और इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट क्या करता है वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हम पाकिस्तान से इंपोर्ट क्या करते थे, मिनरल फ्यूल और ऑयल्स, एडिबल फ्रूट एंड नट्स, ऐसे ही सॉल्ट, सल्फर, स्टोन, ये या फिर प्लास्टरिंग मटेरियल जो एक तरीके से प्लास्टर करने के काम आता है ना, मकान बनाते हैं तब वो वाला, या फिर प्लास्टिक मटेरियल, ओर्स, अयस्क जो होता है कच्चा जो माल है वो, स्लैग कि एक बार अगर मेटल को एक प्योरीफाई कर दिया तो बचा हुआ जो मटेरियल है वो, एशेज हम इंपोर्ट किया करते थे, या रो हाइड्स जो स्किन होती है जो लेदर बनाने में काम आती है वो हम इंपोर्ट किया करते थे। तो बेसिकली पाकिस्तान से हम जो कुछ भी इंपोर्ट कर रहे थे ना वो हम 100% पाकिस्तान पर रिलाय नहीं करते थे, क्योंकि इसका पाकिस्तान का रिप्लेसमेंट हमारे पास में थे। जैसे कि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो सऊदी अरब से ही हम कितना सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लगभग $25.51 बिलियन वर्थ का हम क्रूड ऑयल तो सऊदी अरब से इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही एडिबल फ्रूट्स की बात करो या नट्स की बात करो वो हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं बहुत बड़े अमाउंट में। सिमिलरली सॉल्ट की बात करो, सल्फर की बात करो या प्लास्टरिंग मटेरियल की बात करें तो हम यूएई से इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही ओर्स की बात करो, स्लैग की बात करो, एशेस की बात करो, हम चिली से इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे जो मटेरियल है जैसे कि स्किन हो गया या लेदर हो गया वो हम इटली से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे, पाकिस्तान हमारे ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंटली डिपेंडेंट था, जिसमें कि जो कॉटन वाला जो मुद्दा है वो तो कुछ ज़्यादा ही। तो पाकिस्तान ने बैन क्यों लगाया ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, जब पुलवामा अटैक हुआ था ना
पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान को हमने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस दे रखा था, WTO के अंडर में आता है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। उसमें क्या होता है कि जो भी WTO के मेंबर हैं कंट्रीज, उन कंट्रीज को हर एक कंट्री इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि मोस्ट फेवर्ड का मतलब कि पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड दे दिया तो पाकिस्तान के साथ में हमारे कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, नहीं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये हो गया कि WTO की जो मेंबर पार्टीज हैं उन सभी पार्टीज में इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा हर एक कंट्री के द्वारा दूसरे मेंबर्स को, ठीक है। ये मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल था। तो इंडिया ने क्या किया कि पुलवामा अटैक के बाद में ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था पाकिस्तान को दिया हुआ वो रिवोक कर लिया। पाकिस्तान ने तो 2011 में ले लिया था ये इंडिया के लिए जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग दिया हुआ था। तो अभी फिलहाल तो ये है कि जो बैन लगा दिया था ना 2019 अगस्त में, जब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक कर लिया गया था, उसको इलीगल बता करके पाकिस्तान ने इंडिया के साथ में ट्रेड को बिल्कुल बैन कर दिया। अब बात यह आ जाती है कि पाकिस्तान ने ये पोजीशन चेंज क्यों की, ठीक है। तो इसके पीछे देखो, वहाँ पर एक तो कॉटन मिल्स जो है ना, वहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट होती है कॉटन की, रॉ कॉटन की, वो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। जबकि इंडिया से अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ना कॉटन, रॉ कॉटन को, तो वो सस्ते में मिल जाती है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉटन इंडस्ट्री की तरफ से लगातार दबाव बनना। दूसरा, शुगर की अगर बात करें तो शुगर भी पाकिस्तान कहीं और से इंपोर्ट करता है, बट पाकिस्तान को शुगर भी बहुत महंगी मिल रही है। और रही सही में हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हाल क्या है, तो उसके चलते क्या हो गया कि अभी इंडिया के साथ में रिलेशन को थोड़ा सा वीक करने की, मतलब स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। वीक तो ऑलरेडी थे ही। और जियो इकोनॉमिक्स की बात की गई है। जो जनरल बाजवा हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। अच्छा, इंडिया की तरफ से जैसे ही पाकिस्तान ने ये बैन लगाए ना कि इंडिया के साथ में जो भी हम ट्रेड करते हैं, इंडिया से जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, बोलो उन पे हम बैन लगाएंगे, तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से पाकिस्तान से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर 200% तक इंपोर्ट ड्यूटी राइज कर दी थी। तो अब इंडिया की तरफ से भी क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो अब लूज कर दी जाएगी, थोड़ी कम कर दी जाएगी। तो ये एक अच्छे साइन है कि दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं टेंशन को कम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसी कंटेक्स्ट में आगे बताया जा रहा है कि इसके पीछे जो रैशनल शिफ्ट लिया है ना पाकिस्तान ने, ये प्रैक्टिकली सोच करके कदम जो उठाए हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे प्रेशर्स हैं। इन प्रेशर्स में से एक प्रेशर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि कॉटन मिल इंडस्ट्री का प्रेशर। दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत मुश्किलों से गुजरना। तीसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइवल के लिए जो पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा IMF जैसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो दे नहीं रही है। वो ये देख रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, और अगर यहाँ पर पाकिस्तान टेररिस्ट फंडिंग को या मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं कंटेन कर पाता है, रोक नहीं पाता है, तो ग्रे से वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। तो उस केस में फिर IMF बिल्कुल मना कर देगा। आज लगभग $6 बिलियन का लोन है पाकिस्तान के पास में, उसमें से $500 मिलियन की बात तो कही IMF ने, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है एक, क्या कि पाकिस्तान जो है वो अभी भी अच्छे से सही कदम नहीं उठा पा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की इस बुरी परिस्थिति में साथ देने वाला इकलौता एक कंट्री, ऑल वेदर फ्रेंड, जिसका नाम है चाइना, ठीक है। अब चाइना पर भी वो पूरा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, जबकि रीजन में और दूसरे कंट्रीज भी हैं। तब जाकर के पाकिस्तान सीधे सीधे कदम नहीं आया है, सीधे सीधे कदम पे तो आने का मौका ही नहीं था। पर वही चीज़ है कि अब जाके चाइना की ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो और दूसरी तरफ इंडिया के साथ में रिलेशन थोड़े अच्छे हो जाएं तो ठीक रहेगा। देखो, पाकिस्तान को हमेशा से एक चीज़ बड़ी मतलब एक तरीके से एक फितूर रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि जब भी आप मैप देखोगे ना, तो सेंट्रल एशिया की एक्सेसिबिलिटी या फिर एशियन कंट्रीज़ की एक्सेसिबिलिटी की बात करो यूरोप के साथ में, तो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे आता है, बीच में आता है। तो पाकिस्तान को ये लगता है हमेशा कि हम एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में बड़े इंपॉर्टेंट कंट्री की भूमिका निभा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बट अभी जो है वो रेलेवेंस इतनी ज़्यादा रही नहीं है, क्योंकि आज अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, इंडिया अगर अफगानिस्तान से ट्रेड करना चाहे तो इंडिया तो चाबहार पोर्ट के थ्रू भी ट्रेड कर सकता है, इंडिया ने खुद ने डेवलप कर रखा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को अभी तक जो भी फंडिंग मिलती थी ना, वो मिलती थी गल्फ कंट्रीज से,
और उन्होंने भी अब क्या पाकिस्तान को फंडिंग देने से मना कर दिया। तो इसके चलते क्या हो गया, पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। तब जाकर के पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोलने शुरू किए हैं कि अब हमें इंडिया के साथ में रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए। देखो, जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पे कोशिशें हुई थी कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये एक पाइपलाइन स्टैब्लिश कर दी जाए। देखो, ये केवल थ्योरी में रही, आईपीआई जो पाइपलाइन है। फिर उसके बाद में इंडिया थोड़ा सा टेंशन में था क्योंकि 2008 में मुंबई अटैक हो गया। तो फिर पाकिस्तान ने ईरान के साथ में बायलैटरल रिलेशन को प्रमोट करने के लिए ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन पे काम किया, बट अभी तक भी उस पर कुछ काम हो नहीं पाया है। तो ओवरऑल क्या है कि पाकिस्तान ने बातें तो देखो बड़ी बड़ी कर ली, सपने तो बड़े बड़े देख लिए, अपनी रोल भी बहुत अच्छे से सोचे समझे, बट आउटकम उनको कुछ मिला नहीं। जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के साथ में कनेक्टिविटी इंक्रीज करना पाकिस्तान की मजबूरी हो गई। और साथ में अफगानिस्तान में भी आज देखो कि पीस प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज इंडिया को भी इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो चुकी है जब से यूएसए में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है और इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। तो आज आप देखो कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है ना, उससे पाकिस्तान इंडिया के साथ में रिलेशन को इन्फ्लुएंस समझ सकता है। कैसे? देखो, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है कि नहीं, बहुत सारा है, बट आज ट्रेड रिलेशन में इंडिया सबसे ज़्यादा जो ट्रेड करता है वो चाइना के साथ में करता है, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट कितना ही चले। तो सेम चीज़ पाकिस्तान भी इंडिया के साथ अगर करता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को एक तरफ रखो, बाकी ट्रेड या इकोनॉमिक एंगेजमेंट को हम अलग से ट्रीट करेंगे, तो वो एक अलग ही एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल सकता है जो कि वेलकमिंग होगा। ठीक है, तो यही पूरा मुद्दा था जो पूरा डिटेल में हमने देखा। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।